प्रश्नों के लिए। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं श्री अंशुल गुप्ता जी, उप सचिव, जो कि हमें सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य तकनीकी इंटरवेंशन के बारे में जानकारी देंगे। आइए तालियों के साथ स्वागत करें श्री अंशुल गुप्ता जी का, जो कि टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। आप लोग काफ़ी समय से हैं और मुझे बताया गया है कि समय भी कम है, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अब आप सभी लोग चूँकि मध्य प्रदेश शासन के एक अभिन्न अंग बन चुके हैं और आप में से कई लोग इंजीनियर होंगे, कई लोग होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से ना भी होंगे, लेकिन आज के युग में जैसे प्रशासन को हम और एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और मध्य प्रदेश के अंदर पिछले कई वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम है MPSCDC, जिसे पहले MPIT कहा जाता था। उसके द्वारा कई प्रकार के एप्लीकेशंस और कई प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जिनसे गवर्नेंस डिलीवरी जो है हैज़ बिकम वेरी इफिशिएंट एंड वेरी इजी एंड रिस्पॉन्सिव ओवर द इयर्स। सो आप लोगों को उसका एक ग्लिम्स देने के लिए आई एम हियर टुडे। इज द प्रेजेंटेशन अपलोडेड? So basically, there are few things in the IT administration which we should understand. It's not something, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बहुत अलग से कोई चीज़ कर रहे हैं। जो चीज़ें पहले हार्ड मोड में हुआ करती थी या जो पहले फाइलों में हुआ करती थी, उन्हीं चीज़ों को जो है हम ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऑफिस में हैं और वहाँ पे आपको आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अब आपको उन आवेदनों की ट्रैकिंग करनी है कि आवेदन आया, उस पर हमने क्या रिस्पॉन्स दिया। अब जब तक ये संख्या 5, 10, 15 रहती है, तब तक इनका ट्रैकिंग करना आसान होता है, लेकिन जब यही संख्या सैकड़ों हजारों में पहुंचती है, तब इसका ट्रैकिंग करना मुश्किल होता जाता है। दूसरा होता है फाइल मूवमेंट। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट में हम लोग ई फाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्ज करिए आप किसी कार्यालय में हैं और आपके वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो चाहते हैं कि आपने जो कार्य किया है उसका सुपरविजन करें। तो अब तरीका होता है कि या तो उस फाइल को जो है संबंधित आपके वरिष्ठ तक ले जाया जाए, लेकिन अगर यही चीज ऑनलाइन मोड में हो तो इसका सुपरविजन जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, पब्लिक के मोड से। अब सोचिए कि अब तो हालांकि कई जिले बन गए हैं और प्रशासन बहुत नजदीक पहुंच चुका है जनता के, लेकिन यदि हर कार्य के लिए किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय आना पड़े, वो भले ही तहसील कार्यालय हो, भले ही नगर पालिका या पंचायत कार्यालय हो, और उसके बाद उस आवेदन का या उस कार्यालय उस ग्रीवेंस का क्या हल हुआ वो जानने के लिए भी उसको फिर से कार्यालय आना पड़े, तो इससे न केवल जो है प्रशासन में कठिनाई उत्पन्न होती है, जबकि जो मैं मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो हम एक ईज ऑफ गवर्नेंस कर सकते हैं वो नहीं हो पाती है, और निश्चित तौर पे समय की और धन की हानि भी होती है। तो क्या हम IT तकनीकों के प्रयोग से और ऑनलाइन चीज़ों के प्रयोग से इस चीज़ को हल कर सकते हैं? आप में से कई लोगों ने CM हेल्पलाइन का प्रयोग किया होगा। आप में से कई लोग मेरे ख्याल से रेलवे के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम का प्रयोग करते होंगे। आपने एग्जाम्स के फॉर्म भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही भरे होंगे और रिजल्ट्स भी ऑनलाइन देखे होंगे, जो आज से 20-25 वर्ष पहले नहीं था। ऑनलाइन एग्जाम्स भी जो हैं कई प्रकार की होती हैं, आई थिंक PSC में भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जब नागरिक को मूल रूप से जो है शासकीय योजनाओं का लाभ लेना होता है, कोई बेसिक सर्टिफिकेट लेना होता है, नल कनेक्शन लेना होता है, बिजली कनेक्शन लेना होता है, तो इन चीज़ों के लिए कैसे वो ऑनलाइन अप्लाई कर पाए और कैसे जो है उसकी जो कार्यालय संबंधित कार्यालय है वहाँ तक वो चीज़ ऑनलाइन पहुँचे और उसका निस्तारण भी हो। इसमें भी कई बार ये होता है, जैसे कि हम में से कई लोग ग्रामीण परिवेश के हैं और जो नहीं भी हैं वो भी अब ग्रामीण परिवेश में कार्य करेंगे, तो ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड देखना हो, पहले के ज़माने में खसरा खतौनी कॉपी निकालना ही एक अपने आप में बहुत कष्टप्रद कार्य हुआ करता था, आज वो नहीं है। दूसरा, एक RCMS जो रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम बना है, जिसके माध्यम से राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली जो है उसको हमने ऑनलाइन कर दिया है, और अब व्यक्ति अपना केस दायर कर सकता है, अपने केस की प्रगति देख सकता है। उसके लिए उसको जो है संबंधित राजस्व अधिकारी के रीडर पे या स्टेनो पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, या संबंधित वकील पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो मूल मोटा मोटा उद्देश्य सभी चीज़ों का ये है कि कैसे हम प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाएं, प्रशासन को जो है हम अधिक पारदर्शी बनाएं और प्रशासन को अधिक त्वरित जो है या क्विक बनाएं। इसमें कुछ इनिशिएटिव्स हैं। जब तक प्रेजेंटेशन, हाँ ओके, इट्स अपलोडेड, नेक्स्ट प्लीज। सो ये जो मैंने आपको बातें बताई, मूल रूप से ये उद्देश्य होते हैं। मैं आप सबको बताने का उद्देश्य ये है कि आप सभी जिन रोल्स में रहेंगे, कई जगहों पे शुरुआत में आप लोग एग्जीक्यूशन करेंगे, जो पॉलिसी बनी है, धीरे धीरे आप लोग पॉलिसी मेकिंग रोल में भी आएंगे, और आप लोग जो ग्राउंड पे काम करेंगे और आपका जो फीडबैक होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि किस प्रकार के सिस्टम हम लोग बनाएं। तो मोर और लेस जो मध्य प्रदेश में फिलहाल हमारा IT लैंडस्केप है इन सिटीजन सर्विस डिलीवरी,
उसमें एक है जो मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा रीडिजाइन वर्क फ्लोज है। तो कई बार होता है कि एक ही आवेदन के एक ही चीज जो है वो 3-4 अलग अलग स्टेज से गुजरता है, और हो सकता है कि उनमें से कुछ जो स्टेजेस हैं या चरण हैं वो अनावश्यक हैं। तो क्या हम आईटी का मतलब ये नहीं कि हम फिजिकल का पूरा ही कॉपी कर लें। फॉर एग्जाम्पल इस भवन में जब आप आए तो हो सकता है 3 जगहों पे आपकी चेकिंग हुई हो, बाहर एक आई कार्ड चेक किया हो, फिर दूसरी जगह पे किया हो, तीसरी जगह पे किया हो। आप में से कई लोग यदि दिल्ली एयरपोर्ट पे गए होंगे तो डीजी यात्रा करके एक नया चीज शुरू हुआ है, जिसमें आप अपना टिकट और अपना आधार कार्ड जो है वो सीधा अपलोड हो जाता है और आप सीधे जो है आप 2 लेयर छोड़ करके आप अंदर जा सकते हैं। तो आईटी का मतलब यही नहीं है कि हम हार्ड मोड में जो हो रहा है हम उसका पूरा कॉपी करें। क्या हम उसको और बेहतर और कुशल और लेस टाइम कंज्यूमिंग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये मतलब है रीडिजाइन वर्क फ्लो से। सिंगल सिटीजन डेटाबेस एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश सरकार का, और बड़े गर्व की बात है कि केंद्र सरकार का आधार प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले से ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हमने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जो है एक सिंगल आईडी दिया है, और इसके माध्यम से हम सभी एप्लीकेशंस और सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति को पीएम किसान योजना का लाभ लेना है तो वो अपना एप्लीकेशन देता है, किसी को जाति प्रमाण पत्र लेना है वो फिर से सारी डिटेल देता है, किसी को छात्रवृत्ति लेनी है वो फिर से अपनी सारी जो है डिटेल्स और सर्टिफिकेट्स देता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार जब किसी नागरिक की जानकारी, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, एज, बर्थ, सेक्स, कहाँ पैदा हुआ है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, कम्युनिटी क्या है, एक बार जब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो सिस्टम बार बार हितग्राही को या नागरिक को परेशान न करे कि आप बार बार हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, और सिस्टम खुद जो है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करे। और जो कई सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं या कई बार होती भी हैं कि फलानी स्कीम में कुछ लोगों ने गलत लाभ ले लिया या फर्जी लाभ लिया, उन सब चीजों पे जो है इससे रोक लगेगी। एनहांस सिटीजन एक्सपीरियंस और जैम ट्रिनिटी जो आजकल सभी योजनाओं में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आधार से लोगों के बैंक खाते लिंक कर दिए गए हैं। तो आप बहुत पहले के जमाने में जो कभी कभी चीजें होती थी कि फर्जी बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जाते थे हितग्राही के नाम पे, या जो लोग मर चुके हैं उनके नाम से जो है लाभ ले लिया जाता था, वो चीजें जो है अब काफी हद तक रुक चुकी हैं। और इन चीजों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत लाभदायक है, क्योंकि एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं नाइट ऑन दी व्हाइट हॉर्स सिंड्रोम, मतलब कि कोई राजकुमार काले घोड़े है ना, कोई राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा सब समस्याएं सॉल्व करेगा। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि फलाना व्यक्ति वहां गया, औचक निरीक्षण किया और गलती पकड़ी और ये किया, लेकिन ये समझना कि गलती हो क्यों रही है और हम कैसे सिस्टम सुधार करें जिससे गलती ना हो, उस जगह पे जो है टेक्नोलॉजी इज अ वेरी बिग एनेबलर। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो मैंने आपको बताया। इसमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मेरे ख्याल से अभी काफी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या 12th किया है और वो लोग जॉब की तलाश में हैं, उन्हें एमपी में और बाहर की इंडस्ट्री जो है स्किलिंग ट्रेनिंग दे रही है, और उस ट्रेनिंग में जो उनका स्टाइपेंड है उसका एक काफी बड़ा पार्ट गवर्नमेंट रीइंबर्स कर रही है। और इस तरह का ये जिस तरह से आपका naukri.com इत्यादि होता है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे लोग अपना अपनी स्किल डाल करके और कंपनियों और ट्रेनीज के बीच में एक मैच हुआ है। तो पहले ये माना जाता था कि इस प्रकार की चीजें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है मध्य प्रदेश सरकार ने और हमारे एमपीएससी कॉर्पोरेशन ने करके दिखाया है कि शासकीय क्षेत्र में भी हम लोग इस प्रकार के काफी इफिशिएंट फास्ट पोर्टल्स बना सकते हैं। लाडली बहना योजना के बारे में मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं, काफी कम समय में हमने इस योजना में 1 करोड़ से अधिक महिला हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन किया और उन्हें हर महीने जो है 1 क्लिक पे हम लोग लाभ वितरित कर रहे हैं। किसी भी बड़ी योजना में जिसमें काफी बड़ी संख्या में लाभार्थी हों, मेरे ख्याल से 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें रजिस्ट्रेशन या इसमें लाभ प्राप्त करना कितना आसान है हितग्राही के लिए। क्या उसको बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्या उसे कई डॉक्यूमेंट्स देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे हमने इस चीज को रिड्यूस किया, इनफैक्ट एलिमिनेट कर दिया। दूसरा ये है कि क्या जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, कि कितने ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं है लेकिन सिस्टम में यदा कदा लाभ लेने में सफल हो गए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए था लेकिन वो लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। तो अच्छा सिस्टम वो होता है जो इन दोनों टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स को जो है कम से कम करे। तो लाडली बहना में चूंकि हमने जैम जो मैंने पहले बताया उसका इस्तेमाल किया और समग्र डेटाबेस का यूज किया, तो ये गलतियां बहुत कम हुई। हमने बाद में जो लिस्ट बनी थी उसको हमने पब्लिकली डिस्प्ले भी किया पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, और आपत्ति बुलाई, और काफी जो है गर्व का विषय है कि इसमें बहुत ही कम एरर प्राप्त हुई। और तीसरा होता है कि लाभ जो मिल रहा है व्यक्ति को वो कितना नियमित रूप से और बिना किसी हासिल के मिल रहा है। तो महिलाओं के जो है बैंक खातों में और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ मिल पा रहा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जब भी योजनाओं का क्रियान्वयन करें, योजनाओं का निरीक्षण करें, योजनाओं का पर्यवेक्षण करें, तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें कि इन योजनाओं का लाभ लेना जो है हितग्राहियों के लिए कितना आसान है, और किस प्रकार से हम उनमें जिनको लाभ मिलना चाहिए वो लोग रहे और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो लोग न रहें,
इसको हम लोग एक प्रशासक के रूप में किस प्रकार से सुनिश्चित कर पाए। नेक्स्ट प्लीज। ये एससीडी के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं और इसका उपयोग और बढ़ेगा। आप लोग जब प्रशासन में अलग अलग विभागों में अलग अलग जगहों पे आएंगे तो आप लोग इसका प्रयोग देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये जो है समग्र का फ्लो चार्ट दिखलाता है कि किस प्रकार से समग्र में हमने ई-केवाईसी करी है, हम आधार का भी प्रयोग कर रहे हैं और लोगों के बैंक खातों को भी जोड़ दिया है। और इससे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्यक्ति को बार बार आवेदन देने की जरूरत नहीं है और इस बात की संभावना कि कोई व्यक्ति एक जगह पात्र है और दूसरी जगह अपात्र है वो बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट प्लीज। ये लाडली बहना जिसके बारे में हमने बात करी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम सभी को इस योजना की जानकारी है। आपको मैं 2-3 चीजें कहूँ कि इस योजना को यदि हम एक समग्र रूप से देखें तो ये सिर्फ एक कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है, इट्स अ वेरी बिग वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, क्योंकि एक डिस्पोजेबल कैश जो है वो महिलाओं के हाथ में आ रहा है। स्वास्थ्य और कुपोषण के क्षेत्र में भी जो है ये बहुत बड़ी एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि इसके माध्यम से जो है महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में वृद्धि होगी, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मैंने पहले कहा। और तीसरा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है, क्योंकि इसके बहाने जो है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में जो है 1 करोड़ से अधिक महिलाएं जो है प्रदेश में आ चुकी हैं। नेक्स्ट प्लीज। सीखो कमाओ के बारे में बात करी हमने और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है, क्योंकि इससे अब हमें प्रदेश में अलग अलग स्किल के कितने प्रकार के युवा हैं और ऐसे कितने युवा हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या जो स्किलिंग ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा चूंकि स्किलिंग के बाद एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा तो ये भी क्लैरिटी कई एम्प्लॉयर्स के लिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर भी है कि फलाने स्किल के जो है कितने युवक और युवतियां जो है प्रदेश में उपलब्ध है। ये कुछ डेटा है जो आप सभी पढ़ सकते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। नेक्स्ट प्लीज। ई ऑक्शन बड़ी अच्छी चीज है। तो ये एक हमने फॉरेस्ट में स्टार्ट किया है कि आप में से जो लोग वन्य क्षेत्रों के या जिलों के होंगे तो जो लकड़ी होती है और दूसरा फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसकी नीलामी होती है। तो पहले होता था कि भाई नीलामी जो है वो एक स्थानीय स्तर पे होती थी और उसी जगह के आसपास के व्यापारी भाग ले पाते थे, वैल्यू भी कम आती थी और पारदर्शिता अपेक्षित रूप से नहीं रहती थी। ऑनलाइन करने का लाभ ये हुआ है कि पूरे भारतवर्ष से जो है व्यापारी इसमें भाग ले पाते हैं और शासन को जो है अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। और हमें एक बात ध्यान रखें कि शासन को राजस्व की प्राप्ति होती है, इसका सीधा लाभ उन संग्राहकों को मिलता है जो इस प्रकार के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करके वन विभाग को प्रदाय करते हैं। और जो दूसरा स्टेक होल्डर है यानी कि जो लोग ऑक्शन में भाग लेते हैं व्यापारी, उनके लिए भी जो है ये आसान है क्योंकि उनको क्वालिटी पता चलती है और वो लोग पेमेंट और रिफंड इत्यादि भी काफी जल्दी ले पाते हैं। तो एक मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि हम जब प्रशासन के हिस्सा बने तो हम लोग एक बिजनेस एंटी माइंडसेट लेके ना चलें, है ना। हमेशा ये सोचना कि यदि कोई व्यापार कर रहा है, यदि कोई उद्योग धंधा कर रहा है तो वो जो है वो जो है जिनके पास धन की कमी है उनको लूटने के लिए ही बैठा है या उनके साथ जो है एंटी पीपल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम सभी के लिए, भले ही वो एक गरीब नागरिक हो, भले ही उद्योग धंधा हो जो ईमानदारी से कार्य करके कर चुका हो, कैसे हम उनके लिए काम करने के लिए आसान वातावरण बनाएं और उसी से जो है हमारे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और एक प्रकार की समृद्धि आएगी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ बस आई विल जस्ट एंड, है ना। गति शक्ति जो है ये मोबाइल टावर परमिशन के लिए है और ये हम पोर्टल हमने केंद्र सरकार के लिए बनाया है और इसका प्रदेश के सभी भारत के सभी राज्य यूज कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम के बनाए हैं सॉफ्टवेयर को और न केवल मध्य प्रदेश शासन बल्कि देश के भी अन्य राज्य प्रयोग कर रहे हैं और इसका जो है इट्स लाइक काइंड ऑफ इशू ऑफ प्राइड फॉर द एंटायर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्लीज। ई सर्विस का आपने प्रयोग किया होगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि विभिन्न प्रकार की सर्विसेज लेने के लिए जातीय प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा, मूल निवासी इत्यादि, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप सबको भी बताने का उद्देश्य है कि आप सब जब फील्ड में जाएं तो आप इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें, इनकी मॉनिटरिंग करें और ये देखें कि पब्लिक जो है इनको यूज करने में कठिनाई का अनुभव तो नहीं कर रही है, साथ ही हमारे ऑफिस का जो स्टाफ है वो इनको अच्छे से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। साइबर तहसील जो मैंने आपको पहले बताया ये बड़ा अच्छा है, फेसलेस म्यूटेशन। और जिस प्रकार से आपने सुना होगा इनकम टैक्स में आजकल एक फेसलेस असेसमेंट शुरू हुआ है कि आप कहीं पर भी कर देने वाले हों लेकिन कहीं पर भी भारत में कोई आयकर अधिकारी बैठ के आपका असेसमेंट करेगा। और ये फेसलेस म्यूटेशन बड़ा काम की चीज है क्योंकि हमारी ये आशा है कि किसान को या खातेदार को जो है उसको कहीं भी किसी भी तहसील का हो वो, लेकिन उसका नामांतरण जो है वो केंद्रीकृत रूप से किया जाएगा, फेसलेस बोर्ड भी किया जाएगा। तो कम से कम यदि सरकारी ऑफिस के चक्कर लगेंगे तो समय की बचत भी होगी और यदि किसी प्रकार का हरासमेंट होता हो या हरासमेंट होता है तो उससे भी जो है आवेदक को या कृषक को जो है मुक्ति मिलेगी। ये मध्य प्रदेश देश का कुछ प्रथम राज्यों में से है जिसने ये चीज करी है और आप में से जो लोग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे मेरे ख्याल से आप लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे जब इसको उपयोग लेना इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्लीज।
संपदा रजिस्ट्री के लिए जो होती है सॉफ्टवेयर होता है, जब हम लोग किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें सबसे प्रमुख जमीन की खरीद बिक्री वाले होते हैं, उसका सॉफ्टवेयर भी पहले एक प्राइवेट वेंडर से बनवाया गया था और अब जो है हमारा सरकारी उपक्रम बना रहा है। और इसमें भी जो हमने इस प्रकार की चीजें करी हैं कि पहले जैसे गवाहों को जो है आना पड़ता था रजिस्ट्री ऑफिस में, इसके बाद उसकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। कई बार लोग जो उस स्थान पर ना हो, दूसरे शहरों में हो या दूसरे देश में भी हो, खरीदने या बेचने वाले, उनको भी जो है अब कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने फेसलेस रजिस्ट्री जो है इसके माध्यम से इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही साथ जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि एक ही भूमि या जमीन को बार-बार बेच दिया जाता है या गलत जो मालिक नहीं होता वो बेच देता है, उस प्रकार की चीजों पे रोकथाम होगी और निश्चय ही शासन के जो है राजस्व में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्लीज। गिरदावरी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिरदावरी आप में से कई लोग जो पहले सेवाओं में रहे हों या देखते हों कि किसी भी जगह पे क्या उपज हो रही है, वो उपज का अनुमान करना बहुत महत्वपूर्ण है। दो तीन तरह से महत्वपूर्ण है। हम सबने लगान फिल्म देखी है ना, तो पहले के जमाने में तो राजाओं का जो रेवेन्यू का सोर्स है वो लगान ही हुआ करता था, तो बहुत महत्वपूर्ण था ये पता होना कि किस किसान ने क्या बोया है। अब जो है लैंड रेवेन्यू इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, अदर टैक्सेस आर, लेकिन फिर भी चूंकि हमें एक फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है कि देश में कितने अनाज की उपज हुई है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किस खेत में क्या उग रहा है। दूसरा, हम जो किसानों को लाभ देते हैं अलग अलग चीजों का, उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि किस खेत में कितना उपज हुई है, और उसको फिर हम एग्रीगेट करके खेत से तहसील तक, तहसील से जिले से राज्य पे आते हैं। तो अभी तक जो है गिरदावरी हमारी ऑफलाइन मोड में हुआ करती थी, जिसमें पटवारी या गिरदावर जिसको कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो जो है खेत में जाकर के गिरदावरी किया करते थे। और ऑफ कोर्स समय लगता था, 2 से 3 हफ्ते लगेंगे पूरे गांव के 200-500 खादों कवर करने में, गलती की गुंजाइश भी होती थी। और कई बार ये भी शिकायतें मिलती थी किसानों से कि जो है गिरदावर या पटवारी जो है वो खेत में आया ही नहीं। और खटिया गिरदावरी एक टर्म होता है, कोई जानता है खटिया गिरदावरी क्या होता है? नहीं, तो कहते थे कि मुखिया के घर में खटिया पे बैठ के गिरदावरी कर डाली। तो वो चीज को भी रोकने के लिए एक टाइम बाउंड, क्योंकि क्या होता था कि गिरदावरी होती थी 2 हफ्ते में पटवारी करेगा, फिर तहसीलदार रिकॉर्ड को इकट्ठा करेगा, फिर कलेक्टर इकट्ठा करेगा और फिर जो है मुख्यालय तक आएगा। ये पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लग जाते थे, तो हमें रियल टाइम बेसिस पे जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। तो इसके लिए हमने ई गिरदावरी शुरू करी है और इसमें हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। हम कई लोग सोचते हैं कि भारत में सैटेलाइट छोड़े हैं या फिर फलाना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है, इससे क्या लाभ हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे इतनी गरीबी है, इससे क्या लाभ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। तो इसमें हम लोग सैटेलाइट इमेजरी का यूज करते हैं। सैटेलाइट इमेजरी हम लोग लेते हैं प्रत्येक क्षेत्र की, और फिर उसका मैच करते हैं जो हमें हमारे ग्राउंड पे जो हमारा पटवारी है, गिरदावर है, उसने जो गिरदावरी करी है। हमने एक ऐप बनाई है, प्रत्येक किसान को उस ऐप की एक्सेस है, और उस पर वो किसान देख पाता है कि इस गिरदावर ने मेरे या पटवारी ने जो है मेरे खेत में क्या फसल की एंट्री करी है। तो यदि किसान एग्री करता है कि हाँ सही एंट्री करी है, तो उसको ओके कर देता है। वो कहता है नहीं, ये गलत एंट्री करी है, तो फिर अगले स्तर का अधिकारी आके इसकी जांच करता है। अब हम कैसे इसको ई गिरदावरी में लेके जा रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि हमने जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स है, क्योंकि हमारे लैंड रिकॉर्ड्स पूरा ऑनलाइन है, नक्शे पूरे ऑनलाइन बने हुए हैं, तो हम जो सैटेलाइट से इमेज प्राप्त होती है खेती की, उसको हम लैंड रिकॉर्ड पे सुपर इम्पोज कर देते हैं, और फिर हम ऑनलाइन ही जो है एक नोटिफिकेशन भेजते हैं किसान को कि तुम्हारे खेत में फलाने खेत में फलाने खाते पे ये फसल बोई है। अभी कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं आया है। अब ये कैसे होता है? सैटेलाइट से जो इमेज आती है उसको हम देखते हैं कि यदि गेहूं होगा तो इस प्रकार से दिखेगा, यदि धान होगा तो ऐसा दिखेगा, मक्का होगा तो ऐसा दिखेगा। इसमें गलती होती है ना? तो अब सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हमारा सॉफ्टवेयर पहले साल में 60% करेक्ट था, बाकी हमने ग्राउंड ट्रूथिंग करी, यानी पटवाई जाके देखा। दूसरी वर्ष 85% करेक्ट था, इस वर्ष हमारा सॉफ्टवेयर 90% करेक्ट रहा है। क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखता है। तो हम सब सुनते हैं एआई के बारे में, तो इसमें हम लोग एआई का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कभी भी ये ना सोचे कि तकनीक तो किसी और के लिए, हमारे लिए नहीं है, इसका हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध। तकनीक का बहुत संबंध है, और तकनीक के प्रयोग से हम अपने जीवन को, प्रशासन को बहुत आसान बना सकते हैं। तो एआई के यूज से हम वी आर टीचिंग द सिस्टम, तो सिस्टम की एरर कम होती जा रही है। और आने वाले कुछ वर्षों में ये होगा कि हम मैनुअल गिरदावरी को या तो समाप्त कर देंगे, या फिर प्राइमरी गिरदावरी हमारी जो है ई गिरदावरी होगी, और जहाँ पे विवाद होगा या जहाँ पे ऐसा लगेगा कि शायद ये गलत आया है, सिर्फ उसी जगह पर जो है मैनुअल गिरदावरी होगी। इससे समय बचेगा, गलती की गुंजाइश कम होगी, और निश्चयी रूप पे प्रशासनिक खर्चा भी जो है कम होगा। नेक्स्ट प्लीज। ये हमने ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए किया है। तो चूंकि मध्य प्रदेश में जो है काफी बड़ी संख्या जो है हमारे आदिवासी भाई बहनों की है, तो जो हॉस्टल्स चलते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट के, उनका एक इफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके, बच्चों के एडमिशन का, उनके दैनिक जो उनको भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, और इसके अलावा अन्य जो शासकीय योजनाएं होती हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के लिए, उन सबका जो है संचालन जिसको कहेंगे वो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्लीज।
ये पुलिस के लिए जो सीसीटीएनएस होता है, तो आप में से कई लोग ऐसा ना पड़े, लेकिन ये जब व्यक्ति को जरूरत पड़ती है पुलिस थाने जाने की, तो क्राइम्स की ट्रैकिंग, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कहा कि कैसे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं नीचे के स्तर पे क्या कार्य हो रहा है उसकी ट्रैकिंग कर पाए और पब्लिक को भी जो है अपने क्राइम का पता कर पाए। क्योंकि आप सोचिए, मान लीजिए कोई फलाना व्यक्ति है जिसने एक जिले के एक थाने में कोई अपराध किया और वो अपना जिला छोड़ के 5 जिले कहीं और जाकर के वहां रहना शुरू कर दिया। अब वहां के लोगों को या पुलिस को बिल्कुल नहीं पता है कि ये व्यक्ति कहीं कुछ अपराध करके आया है, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से जब हम व्यक्ति का नाम या डिटेल डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने फलानी फलानी जगह पे अपराध किया है या इसके नाम पे एफआईआर दर्ज है या इसने क्राइम किया है। तो जो हमारे पास आज के समय में जानकारी की अधिकता है, जिसको हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड बोलते हैं, या डेटा अधिक से अधिक हो चुका है, हाउ टू मेक सेंस ऑफ दैट डेटा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन और दी गवर्नमेंट शुड बी एबल टू मेक सेंस ऑफ दैट डेटा, हाउ डू वी डिराइव इनसाइट्स फ्रॉम दैट डेटा एंड हाउ डू वी यूज दैट टू प्रोवाइड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। और हम सभी जो हैं, आप सभी हमको ज्वाइन किए हैं आज से, तो हम सभी जो हैं ग्राउंड पे हमारा यही लगातार करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्लीज। ये उसी का एक पार्ट है जिसमें जो केस डायरी होती है, तो उसको जो हमारा सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होता है, जो विवेचक होता है, मोबाइल पे बैठ के भी जो है विवेचना कर सकता है। क्योंकि अभी तक ये होता था कि वो ग्राउंड पे गया जहाँ पे क्राइम हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है या दुर्घटना हुई है, वहाँ पे वो नक्शे बनाता था, फिर वो वापस थाने आएगा और फिर वहाँ पे बैठ करके वो लिखता था। अब जो है वो चूंकि मोबाइल ऐप बन चुका है, तो वो जहाँ भी घटना के स्थान पे जाए वहाँ से भी जो वो देखता है या जो चीज़ें जरूरी होती हैं उनको वो दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। केस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, राजस्व के मामले में गवर्नमेंट के अन्य कई विभाग जो हैं जिनको क्वासी जुडिशियल पावर प्राप्त हैं, जो किसी न किसी प्रकार से जो है प्रकरणों की सुनवाई करते हैं। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भी होती है, कई और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे होती है, जैसे माइनिंग हुआ या ट्रांसपोर्ट हुआ। तो इन सभी डिपार्टमेंट में या तो कोई लाइसेंस जारी किया जाता है, या फिर जो व्यक्ति आवेदन देता है उस आवेदन सुनवाई की जाती है, या फिर किसी अधिनियम या नियम का इन्फोर्समेंट या अनुपालन कराया जाता है कि आपने फलाने नियम का उल्लंघन किया है तो इस पे क्यों ना कार्रवाई की जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ऑनलाइन मोड में हो जाएं, और जो भी व्यक्ति हो जिसको लाइसेंस प्राप्त करना हो या जिसको कोई कर जमा करना हो या जिसने जो है किसी प्रकार का उल्लंघन किया हो और उस पर जो है शास्ति आरोपित की जानी हो, वो सारी चीजें ऑनलाइन मोड में हो सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3-4 ही मेन थीम्स रहती हैं हमेशा, कि चीजें ट्रांसपेरेंट कैसे बने, चीजें फास्ट और एफिशिएंट कैसे बने, और कैसे जो है हैरेसमेंट में भी थोड़ा गलत शब्द होगा, लेकिन कैसे जो है कम से कम जो है समय और धन की, कम से कम समय और धन जो है आवेदकों का और पब्लिक का जो है लगे। तो ये अलग अलग विभागों के हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सभी इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन आपको बस एक आइडिया देने के लिए कि गवर्नमेंट इज वर्किंग as good as any private sector or any government in other parts of India or abroad. Madhya Pradesh government is also working in similar way in a tech savvy fashion, and we are using all available tools of technology to make life easy for citizens. Next please. यही है, ये नक्शे पास करने सिस्टम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप में आप में से जो नगरीय क्षेत्र में लोग रहते होंगे वो इसको देखते होंगे कि बिल्डिंग जब भी नहीं बनाते हैं उसका नक्शा पास होता है। उस प्रोसेस को हमने से बहुत आसान कर दिया है। हमने उसमें मास्टर प्लान की लेयर इम्पोज करी है, 1 सेकंड टेक्नोलॉजी का यूज किया है, लैंड रिकॉर्ड्स की लेयर इम्पोज करी है, ताकि जो है ये ना हो कि गलत नक्शा पास भी हो गया, बन भी गया और कई महीनों बाद जो है शिकायत पे हम लोग जागते हैं या प्रशासन कार्रवाई करता है। उस चीज को रोकने के लिए और नक्शे पास करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और निश्चित रूप से अर्बन लोकल बॉडीज का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो है ये सिस्टम काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। डेटा सेंटर है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जो भोपाल में हो और जिनको रुचि हो उसको विजिट भी करें। तो जिस प्रकार से बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के, गूगल के या अमेजोन के अपने डेटा सेंटर्स हैं, इसी प्रकार से, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया इतने सारे, ये जब चल रहे हैं तो इनमें जो डेटा इकट्ठा हो रहा है विच इज इन ह्यूज क्वांटिटी, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, तो वो पूरा डेटा जो है हमारा इस डेटा सेंटर में स्टोर हो रहा है जो मध्य प्रदेश शासन के स्वामित्व में है। अब डेटा जब होता है तो डेटा इज लाइक फाइल्स, राइट। तो जैसे आप फाइल्स को रखते हैं कि फाइल्स जो है चोरी ना हो, फाइल्स सुरक्षित रहें और आवश्यकता पड़ने पर उस फाइल को आप निकाल पाएं, तो वही चीज डेटा के लिए भी है कि डेटा शुड बी सिक्योर, नॉट ओनली फिजिकली बट इट शुड नॉट बी हैक्ड आल्सो, इट शुड बी इजीली रिट्रीवेबल, और हमारे पास इसकी कॉपी भी होनी चाहिए यदि कोई दुर्घटना हो उस डेटा। तो इसकी डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो है वो भुवनेश्वर बनाया हुआ है, और सारी हमारी जो एप्लीकेशंस हैं और दूसरे कई डिपार्टमेंट्स के एप्लीकेशंस भी हैं जिनको हम यहाँ होस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। डेटा सेंटर के बारे में जानकारी है, तो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पे डेटा सेंटर्स को जज किया जाता है, वो सारे पैरामीटर्स हमारा डेटा सेंटर पूरे करता है।
क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है डेटा या जानकारी जो है नागरिकों से जुड़ी हुई काफ़ी सारी व्यक्ति जानकारी हमारे पास है और काफ़ी सारी व्यक्तिगत जानकारी भी है, और जिसको एज अ डाटा फिड्यूशरी जो है वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट दैट डेटा एंड टू इंश्योर दैट इट इज नॉट यूज्ड for a purpose which it is not intended for or which the user did not give consent in the beginning. Next please. इसी के बारे में जानकारी है। अगला क्लाउड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो चूंकि डेटा सेंटर की एक अपनी क्षमता होती है और यदि हमें कुछ बड़ी एप्लीकेशंस बनानी है तो क्लाउड का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से भारत भर में मध्य प्रदेश का दूसरा या तीसरा प्रदेश है जिसने क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क लिया है और हम कई सारी एप्लीकेशंस को क्लाउड पे होस्ट कर रहे हैं। तो लाडली लक्ष्मी जैसे जो है ये हमें क्लाउड पे होस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। लाडली बहना सॉरी। ड्रोन का भी प्रयोग हम लोग करने लगे हैं। ड्रोन का काफी अच्छा प्रयोग जो है शासकीय कार्य में हो सकता है, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में, वाटर रिसोर्सेज के क्षेत्र में। तो ड्रोन का प्रयोग कैसे किया जाए उसके लिए भी नीति और फ्रेमवर्क हम लोग बना चुके हैं और ड्रोन ऑपरेटर्स भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट्सएप का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि आप में से हम में से कई लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब भी कोई फ्लाइट बुक करते हैं या होटल बुक करते हैं या किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कुछ शॉपिंग करते हैं तो हमको व्हाट्सएप मैसेज आया जाता है। उसी प्रकार से हमने व्हाट्सएप इंटीग्रेशन कई सारी सर्विसेज कर रखा है और व्हाट्सएप के माध्यम से ही जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी कार्य हमने प्रारंभ किया है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये आप में से कई लोग हो सकते हैं जो निजी क्षेत्र से काम करके आए हों, तो ये सोचना कि हम यहाँ पर आके हम टेक्नोलॉजी के रूप में पीछे हो जाएंगे या फिर यहाँ पे कार्य जो है उतना एडवांस तरीके से नहीं होता है, मेरे ख्याल से थोड़ा मिसनोमर है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, इट्स अ वेरी प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। नेक्स्ट प्लीज। ये इसको आप नेक्स्ट प्लीज इसको छोड़ दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जो जिले में जाएंगे तो चूंकि हम सभी जर्नलिस्ट टाइप के रोल में हैं, हम में से कई लोग आईटी की ट्रेनिंग है या नहीं है, लेकिन जब भी हमें कोई आईटी संबंधी कार्य हो या आईटी टूल्स का प्रयोग करना हो तो उसके लिए जो है सभी जिलों में हमने एक डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी बनाई है और एक डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर होता है, उसके साथ में 5-6 लोगों की टीम होती है। तो ये टीम जो है उस जिले की आवश्यकता अनुरूप नए आईटी नवाचार करना, आईटी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना और सभी लोगों को उसकी ट्रेनिंग देने का कार्य भी करती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है और गुजारिश है कि आप लोग जब अपने आप जो लोग जिलों में जाके कार्य करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी की जो क्षमताएं हैं और इनके पास जो एक्सपर्टीज अवेलेबल है उसका पूरा प्रयोग करें। नेक्स्ट प्लीज। ई-दक्ष भी यही ट्रेनिंग सेंटर ने बनाया है। तो आप में से कई लोग स्वास्थ्य विभाग में रहेंगे, कई लोग महिला विकास में रहेंगे, कई लोग शिक्षा में रहेंगे और आपको जब अपना जमीनी अमला जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुई या बीएलओ हुआ या पटवारी हुआ या पुलिस कांस्टेबल हुआ या अन्य कोई कर्मचारी विभाग हुआ जिनके नाम में नहीं ले पा रहा हूँ, उनको आपको ट्रेन करना हो। और ट्रेनिंग ये मत सोचिए कि हम एक बार आ गए सेवा में तो अब हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है ना। हम सीखना जो है एक सतत प्रक्रिया होती है ना, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो लाइफ में हमको हर समय कुछ ना कुछ सीखना है और आज के युग में जब तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है तो बहुत जरूरी है कि हम लोग सीखें। तो ये एक ट्रेनिंग सेंटर हमने हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किए हैं, काफी अच्छे सेंटर्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट एंड विद ऑल फैसिलिटीज। इनका आप प्रयोग करें अपने स्टाफ को और स्वयं को भी जो है आईटी वाली ट्रेनिंग देने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। सीपीसीटी आपने शायद कुछ लोगों ने दिया होगा। तो ये एक टेस्ट है जिसको एमपी गवर्नमेंट कंडक्ट करती है और हर एक टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि काफ़ी फेयर तरीके से होता है, काफ़ी निष्पक्ष तरीके से होता है और इसकी एक अच्छी रिकॉग्निशन है कि इस टेस्ट को देने के बाद जो है लोगों को आईटी की अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक होती है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो सारी चीज़ें सीएम हेल्पलाइन के बारे में बात करके आई विल जस्ट एंड। नेक्स्ट। सीएम हेल्पलाइन अगर आप लोग जानते होंगे और मध्य प्रदेश का सीएम हेल्पलाइन देश के सबसे अच्छे सीएम हेल्पलाइन में से एक है। दो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो अच्छी बातें हैं। पहली बात ये है कि सिर्फ जो है आवेदक ने शिकायत करी और संबंधित विभाग के अधिकारी जिसके पास शिकायत गई तो उस अधिकारी के कहने मात्र से कि शिकायत का निस्तारण हो गया, शिकायत क्लोज नहीं होती है जब तक कि आवेदक ये नहीं कहता है कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये है कि इसमें एस्केलेशन के लेवल डिफाइंड है। तो हर एक लेवल के लिए L1, L2, L3, L4 डिफाइंड है। तो यदि एक प्रथम स्तर पे चीज 15 दिन में या 30 दिन में सॉल्व नहीं होती है तो वो अपने आप दूसरे स्तर पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे। इससे क्या होता है कि एक मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बन के आती है और ये चीज को हम ऑनलाइन वन सेकंड टेक्नोलॉजी का लाभ लेके हम कर पाए हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये डाटा एनालिटिक्स का हमने प्रयोग किया है क्योंकि लाखों की संख्या में शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में आती हैं। किस जिले में ज्यादा आती हैं, किस प्रकार की शिकायतें ज्यादा आती हैं, इसका लाभ ये होता है प्रशासन में हमको कि हमें पता चलता है, जिसको हम हीट मैप कहते हैं, कि किन विषयों की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं।
तो हमें उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या किस प्रकार की योजनाओं में कहीं कुछ गलती है या प्रोसेस में कुछ लैक्यूना है जिसके कारण जो है शिकायतें बढ़ रही हैं, तो उसको जो है हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे एक योजना होती है आदिवासी विभाग की, गृह आवास भत्ता। तो जैसे कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो हॉस्टल्स चलते हैं वो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक इत्यादि होते हैं। तो जो कॉलेज के लिए बच्चे होते हैं, आपने शायद कुछ लोग रहे भी होंगे, वो हॉस्टल्स जो हैं बड़े शहरों में, जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में, क्योंकि अच्छे कॉलेज नहीं होते, बच्चे वहीं पढ़ना चाहते हैं। एक समस्या सीएम हेल्पलाइन में बार बार दिखाई पड़ती थी कि बच्चे शिकायत करते थे कि हमें जो है हॉस्टल में रूम नहीं मिल रहा है। तो फिर जब पता किया गया तो पता चला कि भाई हॉस्टल में कैपेसिटी 200, 250 या 300 है, वो भर गई पूरी। बहुत अधिक संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए बड़े शहरों में आ रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए। तो अब इसका एक हल ये है कि आप नए हॉस्टल बनाएं, बिल्कुल ठीक, लेकिन अब नए हॉस्टल बनाने में समय लगेगा, धनराशि भी खर्च होगी और समय लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे। तो इसका फिर हल निकाला गया कि जिन बच्चों को हॉस्टल में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, और यदि वार्डन लिख करके देता है कि हाँ हॉस्टल में जगह नहीं है, उनको हम नगरीय क्षेत्रों में यदि उनके कॉलेज हैं तो उनको एक निश्चित धनराशि, एक समय 2000 थी, अब शायद बढ़ गई होगी, प्रति माह गृह आवास भत्ता में दी जाएगी, ताकि वो छात्र या छात्रा जो है अपने स्वयं के स्तर पर रहने की व्यवस्था कर सके। तो इसको हम कहते हैं डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। तो चूंकि देखा गया कि काफी सारी सीएम हेल्पलाइन इस प्रकृति की आ रही हैं, तो वो समस्या जो है ध्यान में आई प्रशासन के, और उसका फिर एक हल निकाला गया। तो हमेशा हमें ये सोचना कि कुछ लोग आदतन शिकायत करता होते हैं, या लोग शिकायत इसलिए करते हैं कि अधिकारी को परेशान किया जाए, ऐसा नहीं है। कई बार यदि आप शिकायतों का पैटर्न देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये एरियाज हैं जहाँ पे पेन पॉइंट्स हैं पब्लिक के, और इनको हम जो है प्रायोरिटी पे बेसिस पे हमको सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट्सएप पे भी हमने इसको शुरू कर दिया है, तो व्हाट्सएप पे लोग शिकायत कर सकते हैं, उनको जवाब चला जाता है। नेक्स्ट प्लीज। और इसको हमने अन्य विभागों के जो कॉल सेंटर है, स्पेशली पुलिस के, और जो एक प्रकार का जो जन समस्या निवारण शिविर जिलों में होता है कलेक्टर के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, उन सबसे भी हमने इसको इंटीग्रेट किया है। तो इससे यदि आदमी ने एक जगह भी शिकायत करी है तो वो शिकायत सिस्टम में आ जाती है। नेक्स्ट प्लीज। सीएम डैशबोर्ड है, ये सारी योजनाओं का एक विहंगम जो है दृश्य मॉनिटरिंग करने के लिए, पर्यवेक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के और प्रशासन के अलग अलग स्तरों के लिए। नेक्स्ट प्लीज। ये इस प्रकार से मैट्रिक्स दिखता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा जब आप लोग जिले में जाएं और अपने अपने विभागों में कार्य करें तो इसका भरपूर प्रयोग करें, और सिर्फ यही प्रयोग न करें कि आपके स्तर पे जितनी शिकायतें आई हैं उनको हल कर दें। आप डेटाबेस देखें, पुरानी शिकायतें देखें, पैटर्न देखें, किस प्रकार की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं और कहाँ से ज़्यादा आ रही हैं, ताकि आप पिन पॉइंटेड रूप से जो है एक इंटरवेंशन करके उनको हल कर पाएं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो है सेवाएं जो हम लोग दे रहे हैं जनसेवा के माध्यम से। नेक्स्ट प्लीज। तो यही है मोटा मोटा। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद, और आप सभी को जो है पुनः बधाई और वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अंशुल गुप्ता जी। वाकई में तकनीक के माध्यम से हम सुशासन स्थापित कर पाएंगे।